Hello, my dear students. Till now, we have discussed the discovery of electron, proton, and neutron. So, based on that, we solved so many problems, but still, so many problems are there in exercise as well as in illustrations. So, let us first solve all these problems, and before starting next problem, I have to discuss with you one small problem, and that is about isoelectronic. ओके सो आप क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आप किसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे? तो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो 118 एलिमेंट्स हो पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, तो वो सब, या तो कोई एटम हो, आयन हो, मोलिक्यूल हो, तो आप लिखेंगे कि द एटम्स और आयन्स और molecules having, बहुत ही इजी टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ध्यान से करिएगा. हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एटम और आयन की कंपैरिजन हो, एटम मॉलिक्यूल की कंपैरिजन हो, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन हो, या सब आयन के बीच में कंपैरिजन हो, या सब न्यूट्रल एटम, ठीक है, चाहे वो हाइपोथेटिकल बनाए गए हो, लेकिन आपको यही सोचना है कि इसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. The atoms, ions or molecules having same number of electrons are called isoelectronic. Isoelectronic to each other. अगर दो है तो each other बोलेंगे, अगर दो से ज़्यादा है तो हम one another बोलेंगे, ठीक है, each other और one another, ठीक है. तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिए, हम लोग एक दो प्रॉब्लम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. See my friends, in our textbook observe illustration 22. आप टेक्स्ट बुक खुली रखिएगा और उसमें 22 नंबर का इलस्ट्रेशन देखिए. मैं सिर्फ यहाँ पे आयन नोट करूँगा और आपको डिसाइड करना है कि विच आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ओके, तो हाउ मेनी आयन्स आर गिवन? वी आर, एक तो Na+ दिया है, दूसरा दिया है, मुझे सॉल्यूशन करना है तो मैं वर्टिकल लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखूंगा, ठीक है. चलिए मैं वर्टिकली लिख लेता हूँ. एक Na+ है, दूसरा आपको दिया गया है K+. K+. थर्ड आयन इज Mg2+. अब आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में पता है. एक आयन दिया गया है Ca2+. बहुत ही इजी टॉपिक है. टोटल आयन्स वी आर गिवन 6, और आपको ग्रुप बनाना है कि इसमें कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन से नहीं है. तो दो ग्रुप बनेगा मेरे ख्याल से, अभी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दो ग्रुप बन सकते हैं. S2- दिया है और 6th आयन इज एटम है, आर्गोन. मैंने बोला था चाहे वो एटम हो, आयन हो या मोलिक्यूल हो, लेकिन यहाँ पे कोई मोलिक्यूल्स नहीं है. अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कैलकुलेट करूं तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए. 11 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 11 - 1, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन. मैंने फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन एडेड इन एटॉमिक नंबर. आगे वाला वीडियो जो है, अब के पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए,
तो मैंने बोला ही था आपको कि 1 to 30 अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। इसका एटॉमिक नंबर है 19, मुझे याद है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन 18। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उसमें रहेंगे 10। उसके बाद जो आपको फोर्थ आयन दिया गया वो है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 2 प्लस चार्ज है तो उसमें रहेंगे 18। S-2 सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने बाहर से एक्सेप्ट किए तो 16 + 2 18। और इसके बाद आर्गोन, आर्गोन का तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड नहीं है क्योंकि वो नोबल गैस है, तो उसका सीधा एटॉमिक नंबर न्यूट्रल है खुद, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल टू एटॉमिक नंबर होंगे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि ये 18 नंबर का एलिमेंट। अब आपको इसमें से 2 ग्रुप बनाने हैं, यू हैव टू मेक 2 ग्रुप्स। कौन कौन से आयन आइसो इलेक्ट्रिक है? तो देखिए, एक सोडियम प्लस, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम प्लस, अब आप आंसर लिखिए, सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस, सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और बाकी के जो बचे हैं आप देखिए, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। एक तो है ये के प्लस, ठीक है, एक है आपका ये के प्लस, दूसरा है कैल्शियम 2 प्लस, है ना, कैल्शियम 2 प्लस, और तीसरा है ये आर्गोन। और सल्फर का क्या है? सल्फर एस, यस वो भी है, सल्फर एस। तो 4 आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप वो भी लिखिए, के प्लस Ca2 प्लस S2 माइनस। दूसरा आंसर हमारा आएगा के प्लस, और कौन है, Ca2 प्लस, यस Ca2 प्लस। इसके बाद आएगा S2 माइनस एंड आर्गोन, S2 माइनस एंड आर्गोन, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पता चल गया होगा। फिर भी और एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, आप देखिए 27 नंबर का, ठीक है, उसको पढ़िए, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ठीक से पढ़िए उसको। 27 नंबर पढ़ लिया आपने? 27 नंबर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। 27 नंबर को ज़रा ध्यान से देखिए, वो क्या बोल रहा है कि गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंट स्पीसीज। उसमें पहला स्पीसीज है हमारे पास H2 प्लस। अब 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। टोटल 2 हाइड्रोजन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और H2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया है, तो 2 - 1, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें 1। अब नेक्स्ट पूछा है आपको हाइड्रोजन, तो उसमें तो आगे अगर सोल्व ये सही किया है तो फिर इसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती। H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और तीसरा आपको दिया है O2 प्लस। हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 + 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें 16, क्योंकि O2 ये एटम नहीं है। अब ये एग्जांपल मोलेक्यूल का है, मोलेक्यूल में आपको ऐसे गिनना होता है। अब दोनों ऑक्सीजन ने मिला के एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो हम लिखेंगे 16 - 1, एक इलेक्ट्रॉन उसने गंवा दिया है, कहीं पे डोनेट कर दिया है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे 15। तो पहले का आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे का आंसर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, पहले डेफिनेशन लिख के इसके नीचे 3 एग्जाम्पल लिखने। अभी एक एग्जाम्पल मेन तो बाकी है क्योंकि वो मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन लिख लीजिए 22, इसके बाद इलस्ट्रेशन आएगा 27। ठीक है, अब देखिए प्रिंटेड क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में कहीं पे नहीं मिलता है फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 स्पीसीज है, एक +2 है और एक -2 है, और वो आइसो इलेक्ट्रोनिया नहीं है, ये इलेक्ट्रोनिया गलत स्पेलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक ही जगह पे सी आप लिख लीजिएगा, आइसो
इलेक्ट्रॉनिक NiC, एल्यूमिनियम 3+ के साथ वो आइसो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो पहले आप गिन लीजिए कि एल्यूमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने डोनेट कर दिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। तो एल्यूमिनियम 3+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ऐसा एक आयन आपको ढूंढना है जिसके अंदर +2 पॉजिटिव चार्ज हो। कौन सा? +2 पॉजिटिव चार्ज हो और -2 नेगेटिव चार्ज हो। तो आपको जाना है 1 to 10 नंबर, 1 to 12 तक। एक +2 पॉजिटिव चार्ज वाला पॉसिबल हो सकता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्योंकि +2 अगर लगाना है तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 12 इलेक्ट्रॉन के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 12 - 2 10 हो सकता है। तो 12 नंबर का एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो सीधा आंसर आ रहा है यहाँ पे। आप सीधा लॉजिकली थिंक करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो पहले ऐसे लॉजिकली थिंक करो कि चलो मेरे पास 2 आयन ऐसे है ए और बी, एक्स और ए, ऐसे भी सपोज कर सकते हो। तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि मेरे पास एक आयन ऐसे होना चाहिए कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 हो और 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए हो, तो 10 बचेंगे। और एक ऐसा आयन हो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किए हो, तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो एल्यूमिनियम 3+ के साथ मैच कर जाएंगे। तो दूसरा आपका रहेगा 8 नंबर का एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 8, एंड दैट वन इज ऑक्सीजन। एंड आपको ऑक्सीजन लेना है यहाँ पे। उसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से। तो ये क्वेश्चन जो बहुत लॉजिकल है, आपको थिंक करना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम 3+ कितने इलेक्ट्रॉन उसके, 13 - 3 10। तो मुझे ऐसे 2 आयन बनाना है जिसके ऊपर, एक के ऊपर +2 चार्ज हो, दूसरे के ऊपर -2 चार्ज हो। तो 2 ही आपके पास पॉसिबल है, वो है ये सब मैग्नीशियम 12 2+ एंड ऑक्सीजन 8 2-। एटॉमिक नंबर ऊपर लिखे, वो भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं एक सेट बना के देता हूं जो वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो जरा आप नोट कर लीजिएगा। सेट ऑफ आइसो, मैं आपको एक सेट बना के दे रहा हूं जो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आप मुझे गिन के बताइएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ये एग्जाम्पल जो ऊपर वाला सोल्व किया उसके नीचे और एक एग्जाम्पल लिख लेना, और एक एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, चलो लिखो। एक तो सोडियम प्लस Na+, ठीक है। इसके बाद Mg2+, Al3+, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, एंड लास्ट वन इज नियोन। सब ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आप सोचिएगा, ये सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का 11 - 1, मैग्नीशियम 12 - 2, एल्यूमिनियम 13 - 3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 + 3, ऑक्सीजन का है 8, यहाँ पे आएगा 7 + 3, यहाँ पे आएगा 8 + 2, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, एक इलेक्ट्रॉन लिया है +1। ये न्यूट्रल है लेकिन उसका नेचुरल एटॉमिक नंबर 10 है, और न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ये सब में 10-10 है। यहाँ पे कैसे होगा, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे होगा 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होगा 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में, ये सभी जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए। बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेज, कैनाल रेज, E/m रेशियो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो मैं प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, सब प्रॉब्लम बैक साइड हमारी एक्सरसाइज में है। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद
आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। मैं जो टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से थोड़ा सिंपली आपको समझाऊंगा। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। पहला ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टूगेदर वे 1 ग्राम। सब इलेक्ट्रॉन को मिला के उसका वेट 1 ग्राम हो रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता है ना। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखूंगा, आप इसको बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल मत देखिए, प्रॉब्लम के ऊपर ही देखिए, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टूगेदर वे 1 ग्राम। 1 ग्राम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कुछ डेटा मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगा, क्योंकि उसमें मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मुझे पहले चाहिए कि मास, मैंने आपको बोला था कि आप याद रखिएगा, आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो पहले आप लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने किलोग्राम है। अब मुझे वेट करना है 1 ग्राम, तो उस मास को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो 10⁻³ तो आपका ग्राम में वेट आएगा ये 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻28 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां से डायरेक्ट रेशियो लिख सकता हूं, वो जरा आप ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर ही प्रॉब्लम, ये दो डेटा आप नोट कर लीजिए। पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि मेरे पास अगर 9.11 मल्टीप्लाइड बाई, अगर अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर ये जो 1 ग्राम है उसको आपको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये डेटा आप किलोग्राम में लेते हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, और ग्राम में लेते हो तो वो तो आपको पता है क्योंकि आप 10th पास करके आते हो। मैं अगर ऐसे लिखूंगा 9.11 10⁻31 किलोग्राम, इतना वेट होगा तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुझे दिया गया है वेट 1 ग्राम। 1 ग्राम का किलोग्राम कितना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। इतना किलोग्राम में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये तो आप सीधा सोल्व कर सकते हो, आंसर आएगा आपके पास 0.10, और उसको इफेक्टिव नंबर में आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा टाइम को रिड्यूस करने के लिए, सब कुछ करूँगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कैलकुलेशन का, 1.098 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे। अगर आप ग्राम में करते हो तो क्या होगा, देखिए अगर आप ग्राम में सोल्व करते हो इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मेरे पास 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻28 ग्राम वेट है तो मेरे पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास वेट कितना दिया गया है हमें 1 ग्राम, अगर वेट 1 ग्राम होगा तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका आंसर भी आपके पास वही आएगा 1.098 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27, ठीक है। पहले मिलेगा साइंटिफिक नोटेशन बिना आंसर ऑफ LIRD रूल लगाएंगे तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आधा प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया है। अब पूछा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, वो पहले मैं आपको दिखा दूँ, वो नोट कर लो ताकि लिखने में हमारा टाइम बर्बाद ना हो। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो सकता है वो जरा आप नोट कर लीजिएगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लीजिए पहले, जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो सकता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी लिख लीजिए। 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, तो सीधा रेशियो ले लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6.022। मैं आंसर दूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आंसर वही आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने क्या नोट किया, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना चार्ज है 1.602, 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो इसका चार्ज कितना होगा,
तो सीधा इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आएगा 9.647। आप सोल्व करके चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ कूलम। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, चार्ज तो मिल गया 1 मोल का, अब मास भी पूछा है, तो उस ये आप अपने आप कर लीजिएगा। 1 मोल का मास कितना होता है, तो किलोग्राम में मिलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ठीक है। अब ये तो आपको सोल्व करना आना ही चाहिए। पहले लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11। आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.11, इफेक्टिव नंबर मेथड है ये, वरना 109 है। 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम। तो 1 मोल का क्या होगा, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, वो 1 मोल गिने जाएंगे। मैंने वही बोला था मोल कॉन्सेप्ट में, पहले चैप्टर में मैंने इसलिए ही मैंने वो ख़त्म करने में वो इतना टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मुझे समझाना था, और मुझे पता है कि जब तक आप 12th स्टैंडर्ड ख़त्म नहीं करोगे तब तक ये मोल, ये सब चार्ज बार्ज जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो वो बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो ऐसे थोड़े धीरे धीरे करके मुझे ये कंसेप्ट आपको क्लियर करवाना था, ठीक है। तो अब इसका जो आएगा 5.4 समथिंग 10⁻⁻7 किलोग्राम, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पहला प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम ही शायद, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, वो भी ऐसा ही प्रॉब्लम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको T7 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो हमारी एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है आप लोगों को, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। तो पहले एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गिन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, और कार्बन न्यूट्रॉन का आपको मास भी दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपको, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया एसटीपी। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन कर दिया है, तो इसको हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट सोल्व करते हैं। पहले तो आप मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लीजिए। मीथेन के टोटल इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 6 कार्बन में होंगे, और प्लस ऊपर प्रिंटेड भी सॉल्यूशन है, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल मीथेन का मतलब क्या हुआ कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मीथेन अगर मेरे पास होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सीधा आंसर आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज आप खुली रखिएगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया, 2410 है तो सीधे इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 1 मोल मीथेन अगर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.022 10⁻24, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कार्बन का जो है मास आपको C14 दिया गया है, C12 नहीं दिया गया है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, ये एक आइसोटोप है। तो मैं साइड में सोल्व कर रहा हूँ अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपने जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है। अब 7 मिलीग्राम तो आपको दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया है, तो एक CH4 में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो पहले एक CH4 का न्यूट्रॉन फाइंड कर लो।
या तो कार्बन का कर लो ना, कार्बन का पूछा है, CH4 का नहीं पूछा है, सॉरी। कार्बन आपको कौन सा दिया है गया वो नोट कर लो, कार्बन का 614 दिया गया है। तो न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, A-Z 14 - 6, तो एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे एक मोल कार्बन 14 नहीं पूछा गया है, आपको वेट दिया गया है 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और ग्राम के बाद उसका मोल फाइंड कर लीजिए। उसका फाइनल आंसर मत निकालिए, मोल्स ऑफ CH4 फाइंड करिए। तो ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, कितना मिलीग्राम है आपके पास, 7। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम। और कार्बन का मास कितना दिया है, 14, है ना, यस 14। तो इतना आपको मोल मिलेगा। अब आप सीधा वो रेशियो लगा लीजिए कि अगर मेरे पास एक 14 कार्बन है, नंबर निकालने पड़ेंगे ना, ये तो मोल है, तो अब नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, नंबर ऑफ CH4, तो ये जो मोल है उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 14। आप आंसर मत निकालिएगा अभी, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, चलिए निकल गया मोल्स, नंबर ऑफ CH4 एटम। अब नंबर ऑफ CH4 एटम निकल जाने के बाद अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास अगर एक कार्बन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन है। अब ये पूरा यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर मेरे पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 6.022, बाद में आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14, और यहाँ पे जो है एक कार्बन में 8, तो अब कितने होंगे मेरे पास, अब कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो सीधा आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, is equal to 7 multiplied by 10⁻³ multiplied by 6.022 multiplied by 10⁻23, और सामने है वो 8 and divided by 14। हो गया इतना। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ना, आपको सीधा आंसर मिलेगा। वो आंसर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन तो है ही आपकी बुक में, लेकिन आंसर में सीधा यहाँ पे जो ये शायद सही आंसर है, यहाँ पे जो कितने प्रोटॉन है, 1 टोटल प्रोटॉन इतने नहीं, ये गलत है, 1.2044 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 टोटल प्रोटॉन यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं ठीक है, ये तो टोटल प्रोटॉन तीसरा सॉल्यूशन है, सॉरी, हमें सेकंड सॉल्यूशन देखना है ना। हाँ, सेकंड सॉल्यूशन में देखते हैं कितना प्रोटॉन उसको मिले। नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये रहा यहाँ पे आंसर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको ये मिलेगा 2.4088, ये सही है। जो मैंने अभी अभी कैलकुलेशन की वो ये आंसर आएगा 2.4088 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। आप इस तरह से सोल्व करिएगा जो मैंने सोल्व किया है, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको पूछा है कि मास कितना होगा न्यूट्रॉन का, तो आपको एक न्यूट्रॉन का मास पता होना चाहिए, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn बोले तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन, वो आप जरा टेबल में देख के यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 1.675 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 किलोग्राम, इतना है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे? एक न्यूट्रॉन का मास अगर इतना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो अभी अभी आपने निकाले, अगर एक न्यूट्रॉन का मास इतना है तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी कितने मिले? 2.4088 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2.4088 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 और ये आपको आंसर मिलेगा 4.0347 4.0347 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 किलोग्राम। ये वे आपका टोटल नंबर ऑफ मास आएगा। ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अभी हमको थर्ड नंबर का प्रॉब्लम क्या दिया है वो जरा आप ठीक से पढ़िए कि टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन 34 मिलीग्राम एमोनिया एट एसटीपी, ठीक है। तो 17 ग्राम एमोनिया अगर है तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे एक मोल में? ये इजी है, आप फाइंड कर लीजिए, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड नंबर 3 नंबर एमोनिया वाला प्रॉब्लम। तो पहले एक एमोनिया में कितने प्रोटॉन है वो फाइंड कर लीजिए। हाइड्रोजन के पास एक एक, 3 हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो टोटल प्रोटॉन है 7 + 3 10। वो एक एमोनिया में, तो एक मोल में कितने होंगे? एक मोल मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 अगर मैं एमोनिया लूँगा, उसको बोलूँगा मैं एक मोल, तो इसमें कितने होंगे प्रोटॉन? उसको आप कैलकुलेट कर लो। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, तो आपको एक मोल एमोनिया में इतने मिलेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट मेथड से मैं जा रहा हूँ, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। आगे वाला कार्बन वाला प्रॉब्लम मोल से भी 24, हर एक मैं कुछ आपको नया सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको एक मोल एमोनिया में इतने प्रोटॉन मिलेंगे। अब एमोनिया हमारे पास कितना मोल है, तो एन एमोनिया फाइंड कर लो, मोल्स ऑफ एमोनिया कितना दिया है हमें 34 मिलीग्राम, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास होगा 17, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, मोलार मास 17 होगा। तो हमें वो मिलेगा, मोल कितना मिलेगा एमोनिया का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल। अगर एक मोल में, अब लास्ट आया आपके पास कैलकुलेशन, अगर एक मोल एमोनिया है मेरे पास तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24, इतने न्यूट्रॉन है एक मोल में। तो मेरे पास एमोनिया कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल ऑफ एमोनिया, इतना मोल एमोनिया है मेरे पास, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, अब मैं सीधा आंसर आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.2044, 1.2044, ये आपका फाइनल आंसर है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 प्रोटॉन इसमें होंगे। अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको दूसरा पूछा है कि टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन। अब आपको इतने प्रोटॉन मिल गए, यहाँ से आगे सोल्व कर लेना। इतने प्रोटॉन तो आपको मिल गए, तो एक प्रोटॉन का मास ये है, तो ये जो आपको प्रोटॉन मिले हैं उसका मास कितना होगा, तो इस हिसाब से आप सोल्व करिएगा, ठीक है। और तो मास में क्या है कि एक प्रोटॉन का मास एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन का मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको सोल्व करना है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मिल गए, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँगा कि एक स्टूडेंट का जो वेट है 10 किलोग्राम है और सब स्टूडेंट का वेट सेम है और मेरे पास इतने 10 स्टूडेंट है, तो उसका टोटल वेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 100। बस सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इसका आंसर दे रहा हूँ ताकि आप उसको चेक कर सके, ठीक है। और उसका आंसर लिख लो, 2.2044
017 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 ग्राम, 017 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ किलोग्राम, इतना आपको वेट मिलेगा। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, आपको पूछा है कि इफ द टेम्परेचर चेंजेस, प्रेशर चेंजेस, देन दिस आंसर विल चेंज। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, द आंसर विल नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। ओके, द आंसर will not change if the temperature and pressure are changed। प्रॉब्लम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, T8 नंबर का क्वेश्चन। वो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 35 नंबर का। आप एक्सरसाइज में देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, और मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो, सिंपल मैथ्स पता होना चाहिए। एक कार्बन का डायामीटर आपको दिया है, डायामीटर ऑफ इज 0.15 नैनोमीटर। तो आपको पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 20 सेंटीमीटर लेंथ में मुझे अरेंज करने। इसका रिदम थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो एटम है मुझे ऐसे अरेंज करने हैं एक ही लाइन में, ये सारे कार्बन एटम, और मुझे लेंथ जो दी गई है वो 20 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर। और मुझे डायामीटर जो कार्बन का दिया गया है माय फ्रेंड्स, एंड दैट डायामीटर इज गिवन मी द 0.15 नैनोमीटर। तो लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो पहले डायामीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 20 सेंटीमीटर। या तो फिर लेंथ को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से कोई भी, यूनिफॉर्म यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि 20 सेंटीमीटर को पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलो वो भी सही है, ऐसा करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर 0.15 नैनोमीटर में एक कार्बन आ सकता है तो इतनी लेंथ में कितने कार्बन आ सकते हैं। देखिए ऐसे सोल्व करिए, 0.15 नैनोमीटर स्पेस आपको है तो एक कार्बन एटम आप अरेंज करेंगे। तो मुझे दी गई है इतनी स्पेस, तो कितने कार्बन एटम इसमें मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें इसमें कुछ नया नहीं है। उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 36 नंबर का, वो भी सेम T9 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो भी सेम नेचर का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं पहले आपको समझा दूँ। आपको दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ कार्बन एटम्स, और इसको भी माय फ्रेंड्स ऐसे ही अरेंज करना है, ऐसे ही अरेंज करना है साइड बाय साइड। अब मुझे नंबर ऑफ, वो पहला क्वेश्चन जो है उससे ये रिवर्स क्वेश्चन है, उसमें मुझे पूछा था कि कितने कार्बन अरेंज हो सकते हैं, इसमें पूछा है कि इतने कार्बन मुझे अरेंज करनी है, और मेरे पास ये सब अरेंज हो रहे हैं इतनी लेंथ में। कितनी लेंथ में अरेंज हो रहे हैं, 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ में अरेंज हो रहे हैं। तो मुझे पूछा क्या है कि रेडियस ऑफ, तो पहले तो एक कार्बन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक कार्बन जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसका डायामीटर होगा, होगा कि नहीं। ये जो है एक कार्बन स्पेस होकर करता है वो उसका क्या होगा, डायामीटर होगा। तो पहले डायामीटर फाइंड कर लो, मुझे स्पेस दी गई है, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए गए हैं, ठीक है। तो इतने एटम है वो 2.4 सेंटीमीटर में आ सकते हैं, तो एक कार्बन एटम कितने सेंटीमीटर में आएगा, तो एक कार्बन एटम आएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। तो ये जो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो हुआ वो उसका डायमीटर हुआ। अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ये देखिए ये किया है, रेडियस ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब वो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को आप, मैंने कन्वर्जन सिखाया है आपको, सेंटीमीटर से आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.06 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका आंसर ये है, देखिए कि ऐसा ऐसा आ रहा है, आप समझिए
कि आपका आंसर आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर होगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, सॉरी डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा ना, तो -11 मीटर होगा। अब आप वो लगा लीजिए कि 1 मीटर का नैनोमीटर इतना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी 10⁹ नैनोमीटर। तो इतने मीटर हाउ मच, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके आप नैनोमीटर वाला रिलेशन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम ऐसा है वो सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है माय फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम हमारी टेक्स्ट बुक का नंबर है 39 नंबर। आप जरा 39 नंबर वाला प्रॉब्लम उठाइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट बुक खुली रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर वाला प्रॉब्लम देखिए। वो मिलिकन एक्सपेरिमेंट वाला प्रॉब्लम है 39। 38 नंबर वाला प्रॉब्लम भी ये, लेकिन पहले अब मैंने डिस्प्ले कर दिया है 39 नंबर वाला, तो आप ज़रा देख लीजिए, वो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया था कि जब भी वो ऑयल ड्रॉप गिरता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टिक हो जाते हैं। तो जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो है उसके ऊपर चार्ज ऑब्जर्व किया इतना कूलम, तो अब मिलिकन ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मिलिकन ड्रॉप के ऊपर का चार्ज यहाँ पे लिखा है। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमारे पास है। ठीक है, मेरे पास 50 चॉकलेट है। ठीक है, मुझे 10-10 चॉकलेट डिवाइड करनी है, तो मुझे आपको पूछा है कि कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको जो चार्ज दिया है वो चार्ज यहाँ पे लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नीचे लिखिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जो मैंने बोला था कि 38 नंबर का भी क्वेश्चन यही है, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 38 नंबर का क्वेश्चन भी मैं लाने जा रहा हूँ। ये है यहाँ पे जो T11 लिखा है वो आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर हो गया है, तो आप जरा इसको भी सेम प्रोसेस, एक पार्टिकल आपको दिया गया है, उसके ऊपर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव है वो इतना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻16 कूलम। तो फिर आपसे वही पूछा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो आप कैलकुलेट कर रही है। तो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक मैंने बोला था उस टाइम, अब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का मास बार बार मुझे चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हो तो सब मास प्रिपेयर कर लो, वो आपके लिए बढ़िया है, हर बार टेबल नहीं देखना पड़ेगा। आपको दिया है ये, आपको आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1560 इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.56। अगर आपको बोले कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन शायद है, दैट इज वो डायामीटर वाला, शायद एक क्वेश्चन बाकी बच गया है, वो शायद अब डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम ही है। देखिए आपको एक डायामीटर दिया गया है और वो मेटल है जिंक। कौन सी मेटल है? जिंक मेटल। चलिए, ये जिंक मेटल का डायामीटर है 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो आपको कितनी चीज़ें पूछी है कि उसकी रेडियस फाइंड करिए। रेडियस इन पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में है और रेडियस पिकोमीटर में आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या पूछा है कि कितने एटम प्रेजेंट हो सकते हैं इतनी सेंटीमीटर लेंथ में। अगर मैं उसको साइड बाय साइड 1.6 सेंटीमीटर में इसको अरेंज करूं ऐसे, तो कितने जिंक एटम्स अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो मैंने करवा दिए हैं कुछ क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो ज़रा देख लीजिए। तो पहले तो आपको जिंक की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। डायामीटर दिया है, डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास जिंक की रेडियस जो है वो आएगी 1.3 एंगस्ट्रॉम माय फ्रेंड।
तो पहला काम खत्म हो गया, रेडियस ऑफ द जिंक एटम। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। मैंने कन्वर्जन जो सीखा है उस हिसाब से आप जाओगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिकोमीटर में आंसर आएगा वो 130 पिकोमीटर आएगा। अब मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, जब भी आपको शॉर्टकट आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी आपको एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में जाना हो, शॉर्टकट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंगस्ट्रॉम से जब भी पिकोमीटर में जाना हो आपको तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए आपके पास क्या है, 1.3 एंगस्ट्रॉम, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 130। तो ये 130 जो है वो पिकोमीटर है, ये रहा 130 पिकोमीटर। ये 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² इज नथिंग बट 130 पिकोमीटर। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो ना, 130 पिकोमीटर, मना नहीं कर सकते आप इस, या तो ऐसा लिखो 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो अगर 130 पिकोमीटर है उसकी रेडियस, तो डायामीटर होगा 260 पिकोमीटर, डबल कर दो। तो अब आपको पूछा है कि 1.6 सेंटीमीटर लेंथ में मैं कितना, तो 1.6 सेंटीमीटर जो है उसको पहले पिकोमीटर में बदल दो और डिवाइड बाय 260 पिकोमीटर कर दो, तो ये आपके पास आंसर आएगा, इतने होंगे, ठीक है। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये आंसर नंबर ऑफ जिंक एटम मतलब कि लेंथ आपको दी है, लेंथ कहाँ पे दी है, सेंटीमीटर में, तो इसका इतना पिकोमीटर होगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। और आपने जो डायामीटर निकाला है वो डायामीटर भी पिकोमीटर में है। अगर पिकोमीटर में आपको अच्छा नहीं लगता तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, लेकिन आपका जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, लेकिन यूनिट आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, आंसर हर सूरत में सेम ही रहेगा। ये जो नंबर ऑफ जिंक एटम है वो 6.154 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 एटम, 100% ये सही आंसर है, ओके। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स बचते हैं जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।